ध्रुव ने इन 2 दिनों में सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से ही नहीं बल्कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की थी, क्योंकि एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए होती है। ध्रुव को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि इससे पहले कभी हीराचंदानी ग्रुप में किसी ने भी सरकार के साथ कोई जॉइंट प्रोजेक्ट या बिजनेस नहीं किया था। ध्रुव को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंडस्ट्रीज को ना तो लाइसेंस मिलता है और ना ही आगे का काम करने के लिए परमिशन। रिन्यूएबल सेक्टर बिल्कुल नया था और सरकार को भी इसमें काफी फायदा नजर आ रहा था, इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला था और साथ ही साथ में एक राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अच्छी खासी मदद मिलती। पूरी दुनिया में जैसे हालात है उसे देखकर यही लग रहा था कि आने वाला भविष्य अल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर होगा और जिसके पास ऐसे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होंगी जो कि इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, वो अपने आप में सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्रुव का आइडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी अच्छा लगा था, तो उन्होंने उससे वादा किया था कि वो ध्रुव के बारे में गवर्नमेंट को भी बताएंगे। ध्रुव ने आज से पहले कभी इतना काम नहीं किया था, इसलिए जाहिर था कि वो घर में और कॉलेज में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। नीरज, जो कि उसका दोस्त था, लगातार ध्रुव की एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए था और उसे पूरा शक हो गया था कि उसका दोस्त या तो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है या फिर गलत संगति में आ गया है। नीरज देख रहा था कि ध्रुव ने उसके साथ बस से कॉलेज आना बंद कर दिया था। वो हमेशा उससे पहले क्लास में पहुंच जाता था और ध्रुव ने अचानक ही उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। एक बार तो ध्रुव ने नीरज का कॉल भी पिक नहीं किया था, जिसकी वजह से नीरज को गुस्सा भी आ रहा था। तीसरे दिन आखिरकार नीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करेगा। उस दिन भी कॉलेज में हमेशा की तरह ध्रुव किताबों में उलझा हुआ था। नीरज ने ध्रुव से पूछा, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बिजी है, क्या बात है भाई? क्या तुझे कोई नया दोस्त मिल गया है जिसकी वजह से तूने मुझे बुला दिया है? ध्रुव नीरज की बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, मैं भला अपने जिगरी दोस्त को कैसे बुला सकता हूं? हम दोनों फर्स्ट ईयर से साथ में हैं और एक दिन की दोस्ती नहीं है जो उसे बुला दूं। तो नीरज ने कहा, मैं तेरा दोस्त हूं और इतना तो समझता हूं कि तू मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। नीरज की यह बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। एक पल के लिए उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगा था, कहीं नीरज ने मुझे एस्कॉर्ट टीम के साथ तो नहीं देख लिया। फिर ध्रुव ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तुझसे कुछ छुपा सकता हूं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। नीरज उसे ऐसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने फिर से उससे सवाल किया, नहीं, जब तक तू मुझे जवाब नहीं देता मैं चुप नहीं रहने वाला। ध्रुव जानता था कि जब तक वो नीरज से कोई ऐसा बहाना नहीं बना लेता जिस पर भरोसा किया जा सके, तब तक नीरज उसे नहीं छोड़ेगा। ध्रुव को झूठ बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं रहा, बस आजकल एक इंटर्नशिप की वजह से काफी बिजी रहता हूं, इसलिए टाइम ही नहीं निकाल पाया कि मैं तुझसे इस बारे में कुछ बता सकूं। नीरज ने पूछा, इंटर्नशिप? कौन सी कंपनी में? ध्रुव ने कहा, मैंने तुझे बताया था ना, एक आदमी के बारे में जिसका ऑफिस पास में ही है। उसने अपने ऑफिस में मुझे इंटर्नशिप दिलवा दी है और अब मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूं। नीरज ने पूछा, कंपनी का नाम क्या है? ध्रुव नहीं जानता था कि नीरज उससे इतने सवाल करेगा। उसे लगा था कि इतना जानने के बाद ही नीरज चुप हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। नीरज तो और ज्यादा सवाल करने लगा था। ध्रुव ने अगर यहां कोई गड़बड़ की तो उसका झूठ पकड़ा जा सकता है। उसे ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा जिस पर विश्वास किया जा सके। ध्रुव ने मन में सोचा कि उसे एक ऐसी कंपनी का नाम बताना होगा जिसका ऑफिस उसके कॉलेज के पास में हो। तभी ध्रुव को याद आया कि हीराचंदानी ग्रुप की ही एक कंपनी का ऑफिस यहां पर था, जिसका नाम था माइक्रोलाइट, जो कि टाइल्स मैन्युफैक्चर करती थी। ध्रुव ने इसी कंपनी का नाम बता दिया, जिसे सुनकर नीरज काफी इंप्रेस हो गया। नीरज ने ध्रुव से कहा, तुझे पता है इस कंपनी ने मेरी बहुत सी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। टाइल्स की दुनिया में जानी मानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। सॉरी यार, मैं भी तुझ पर खामखा ही गुस्सा कर बैठा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके यार, अब वो मुझे इतना फोर्स करते हैं तो मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाता। फिलहाल तो मैं अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं,
और जितना भी टाइम मुझे मिलता है उसमें उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं। नीरज ने कहा, अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्या पता तुम्हें ये लोग परमानेंट जॉब दे दे। ध्रुव ने कहा, कोशिश तो यही है, आगे देखो क्या होता है। ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा था कि उसे अपने जिगरी दोस्त से भी झूठ बोलना पड़ रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अब ये सब करना ही पड़ा। कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई थी। ध्रुव अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए हो सकता था कि वो कंपनी की वेबसाइट पर इंटर्नशिप के बारे में पता करे। इसलिए अब उसे इस बात को भी कवर करना पड़ेगा। आगे के लिए ध्रुव को एक सबक मिल चुका था। उसे अब और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। इस बार तो उसने सिचुएशन को संभाल लिया था, लेकिन अगली बार ऐसा वो कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में उसे नहीं पता था। ध्रुव एक तरफ अपने बिजनेस प्लान की तैयारी में लगा हुआ था और उसका पूरा ध्यान इस समय सिर्फ इवैल्यूएशन असेसमेंट में था। वहीं उसका चचेरा भाई विवेक किसी और काम में लगा हुआ था। हीराचंदानी फैमिली में हर चीज में कंपटीशन रहता था और इसीलिए वहां का एनवायरनमेंट किसी को भी पसंद नहीं आता था। विवेक का बचपन इसी कंपटीशन से होकर गुजरा था। उसके पेरेंट्स हमेशा उसे सबसे आगे रहने के लिए फोर्स करते थे और अगर किसी वजह से वो पीछे रह जाता था तो उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। विवेक की मां तो काफी इजी गोइंग थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो हमेशा उसे लेकर बहुत सीरियस रहते थे। अगर विवेक क्लास में फर्स्ट नहीं आता तो हफ्तों हफ्तों तक उसके पिता उससे बात नहीं करते थे और यहां तक कि उसकी शक्ल तक नहीं देखते थे। घर के बाहर तो विवेक बिल्कुल ही अलग होता था, लेकिन घर में आते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त उसके पिता उस पर नजर रखे हुए हैं और उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहे हैं। विवेक अपने पिता के सामने आज भी आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था और उनसे उतना ही डरता था जितना वो बचपन में डरता था। विवेक और उसके पिता के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत ही अजीब था। उनके बीच में प्यार नहीं बल्कि कंपटीशन ही दिखता था। विवेक को हर वक्त इस चीज का डर रहता था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे अपने पिता से डांट खानी पड़ेगी। बचपन में तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन बड़े होते होते वो धीरे धीरे अपने पिता से नफरत करने लगा। उसे बस उस मौके का इंतजार था जब वो लीडर बन जाएगा, और एक बार वो लीडर बन गया उसके बाद वो सभी बातों के लिए अपने पिता से बदला लेगा। हर बेटे का सपना होता है कि वो एक बार अपने पिता से उसके लिए तारीफ सुने, लेकिन विवेक की जिंदगी में वो पल कभी नहीं आया। उसे हमेशा अपने पिता से डांट ही मिली और इसी वजह से उसने ये मान लिया कि उसके पिता उसे बस एक मोहरा समझते हैं। विवेक की मां उन दोनों के बीच में नहीं आती थी, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अब बात आगे बढ़ चुकी है। जब भी विवेक को टाइम मिलता तो वो अपनी बिजी लाइफस्टाइल से निकलकर घर से बाहर कहीं भी घूमने निकल जाता था, ताकि कुछ देर के लिए ही सही पर उसका मन डाइवर्ट हो सके। विवेक अपने शौक के लिए जो भी खर्चे करता था वो उसे अपने खुद के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से करता था, ताकि उसे अपने पिता की बातें और तानों को न सुनना पड़े। विवेक ने अपनी पूरी जिंदगी बस कंपटीशन को फेस किया था, इसलिए उसे इस बारे में पूरा यकीन था कि वो ध्रुव को आराम से हरा सकता है। ध्रुव अभी बस एक स्टूडेंट था। वो ना तो इंडिपेंडेंट था और ना ही उसके पास विवेक जितना एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ विवेक ने लीडर बनने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। बचपन से उसने अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप किया था जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। हीराचंदानी ग्रुप के सभी स्टेक होल्डर्स उसे और उसके पिता को अच्छे से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि बिना उसके पिता के वोट के लीडर को बनाना पॉसिबल नहीं है। जहां तक पैसों की बात है, विवेक के पास इतने पैसे थे कि अगर उसके बिजनेस वेंचर्स काम भी नहीं करते तो भी वो आराम से असेसमेंट में जीत सकता था। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद आज भी विवेक अपने पिता की नजरों में बस एक ओवर कॉन्फिडेंट लूजर था। उसके पिता को लगता था कि उसने अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं किया और हर समय बस अपने फैमिली नेम को चमकाता रहा, ताकि उसे सभी चीजें आसानी से मिलती रहें। इन्हीं सब बातों से जब विवेक परेशान हो जाता था तो जब भी उसे समय मिलता वो घर से दूर चला जाता था, ताकि अपने मन को शांत कर सके। ऐसे ही आज भी वो मुंबई के एक क्लब में आया हुआ था जो कि उसके दोस्त ने नया नया खोला था। विवेक अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसका दोस्त एक्साइटमेंट में उसे अपने क्लब के बारे में बता रहा था। विवेक और उसका दोस्त
और उसके कुछ दूसरे लोग उनके साथ में वीआईपी लाउंज में बैठे हुए थे। ये वो जगह थी जहां से पूरा क्लब देखा जा सकता था। उनके सामने की पूरी दीवार कांच की बनी हुई थी, जिससे आसानी से नीचे डांस फ्लोर और बार एरिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पता रहता था। दूसरी तरफ एक बड़ी सी फ्लैट स्क्रीन टीवी लगी थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिस्प्ले हो रही थी। उसका दोस्त क्या कह रहा था इसमें विवेक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। विवेक के साथ में उसकी बहन शेफाली भी आई हुई थी और वो और उसके कुछ दोस्त डांस फ्लोर पर थे और क्लब के म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। विवेक को उसके दोस्त की बातें बोरिंग लगने लगी और उसने डिसाइड किया कि उसे नीचे बार एरिया की तरफ जाना चाहिए। अभी उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो शांति से अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर सके और उसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना हो। वैसे तो विवेक का मन किसी भी क्लब में जाने का नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे काफी फोर्स किया था, इसलिए उसे आना ही पड़ा। क्या ध्रुव नीरज के शक को खत्म कर पाएगा या फिर खत्म हो जाएगी दोनों की दोस्ती? और क्या विवेक सच में काबिल है लीडर बनने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए।